इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। आज हम इसको समझते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल है, कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ ट्रेड क्यों करती हैं? मान लीजिए इंडिया में कॉटन सस्ता और इजीली अवेलेबल है और किसी दूसरे कंट्री में मशीनरी एफिशिएंटली बनती है। मतलब एफिशिएंट का मतलब होता है कम समय में ज़्यादा सामान बनता है। तो इंडिया कॉटन एक्सपोर्ट करेगा और मशीनरी इंपोर्ट करेगा। अब इकोनॉमिस्ट्स ने एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी है। सबसे पहले मर्केंटिलिज्म, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, हेक्स्टर सॉलिन, वर्नन, न्यू ट्रेड थ्योरी और पोर्टर। ठीक है, ये सब इकोनॉमिस्ट हैं। ये सब ने अलग अलग थ्योरीज दिया है। पहला आते हैं मर्केंटिलिज्म पे। ये क्या है? सबसे पुराना थ्योरी है मर्केंटिलिज्म। सोचिए, कंट्री ए बोलता है हमें फॉरेन कंट्रीज़ को ज़्यादा माल बेचना है और उससे कम माल खरीदना है। मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, इंपोर्ट कम करना है। क्यों? क्योंकि पुराने मर्केंटिलिस्ट्स मानते थे कि कंट्री की वेल्थ गोल्ड और सिल्वर जमा करने से बढ़ती है। जैसे इंडिया फॉरेन कंट्री को 100 करोड़ का माल एक्सपोर्ट करता है, लेकिन 60 करोड़ का इंपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड सरप्लस हो गया। मर्केंटिलिस्ट बोलेगा बहुत बढ़िया, फॉरेन मनी कंट्री में आ रहा है। ठीक, याद रखिए, मर्केंटिलिज्म एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट को, ठीक है, एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट को कंट्रोल करो और गोल्ड सिल्वर एक्यूमुलेट करो। ठीक है, ये मर्केंटिलिज्म कहता है। ठीक है, दूसरा है एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब एडम स्मिथ आ गए यहाँ पे और बोले हर कंट्री को वही प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिसमें वो सबसे एफिशिएंट है। जैसे मान लीजिए कंट्री ए इंडिया है, कंट्री बी जापान है। ठीक है, इंडिया 1 यूनिट कपड़ा 5 घंटा में बना लेता है और वही जापान 10 घंटा लगा रहा है उसी कपड़ा को बनाने में। ठीक है, और वहीं इंडिया 10 घंटा लगा रहा है एक मशीन को बनाने में, 1 यूनिट मशीन को बनाने में, और जापान का बाएं हाथ का खेल है, वो 4 घंटा में बना ले रहा है मशीन को। तो इंडिया को क्लॉथ बनाने में कम टाइम लग रहा है और जापान को मशीन बनाने में कम टाइम लग रहा है। तो इंडिया क्लॉथ एक्सपोर्ट करेगा और जापान मशीन एक्सपोर्ट करे। क्यों? क्योंकि दोनों अपने एब्सोल्यूट एडवांटेज वाले प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडम स्मिथ जी ने क्या किया, एब्सोल्यूट एडवांटेज को इन्वेंट कर दिया, ये थ्योरी दे दिया। मतलब एफिशिएंसी, इफेक्टिव और एफिशिएंसी 2 वर्ड आता है। एफिशिएंसी मतलब कम समय में ज़्यादा क्वांटिटी बनाना, और इफेक्टिव का मतलब होता है कम खर्च में ज़्यादा सामान बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंटली काम होता है। कॉम्पेरेटिव तीसरा है। अब है कॉम्पेरेटिव एडवांटेज, ये डेविड रिकार्डो दिया। अब ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिए हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज भी इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। रिकार्डो बोलते हैं सिर्फ ये मत देखो कि कौन बेटर है, ये देखो कि किस प्रोडक्ट को बनाने में किस कंट्री का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझिए, मान लीजिए इंडिया क्लॉथ और व्हीट दोनों बना सकता है, जापान भी दोनों बना सकता है, इंडिया दोनों में बेटर है। अब बोलो, तो इंडिया को दोनों ही बनाना चाहिए ना? रिकार्डो बोलेगा नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो। यहाँ डेविड रिकार्डो बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखना पड़ेगा। इंडिया अपनी एफिशिएंसी का यूज़ करके क्लॉथ में कॉम्परेटिवली ज़्यादा एडवांटेज रखता है, जापान व्हीट में कॉम्परेटिवली बेटर पोजीशन में हो सकता है। तो इंडिया क्लॉथ में स्पेशलाइज है, जापान व्हीट में स्पेशलाइज है, फिर दोनों ट्रेड करें, दोनों को बेनिफिट हो सकता है। इवन इफ वन कंट्री इज एब्सोल्युटली बेटर एट प्रोड्यूसिंग बोथ गुड्स। ठीक है, सबसे ज़रूरी एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ का दिया हुआ है, एफिशिएंसी से रिलेटेड है। कॉम्पेरेटिव एडवांटेज डेविड रिकार्डो से है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड है। ठीक है,
और तीसरा है मेरा हेक्स्चर-ओहलिन थ्योरी। ये हेक्स्चर-ओहलिन थ्योरी जो है, अब ये बहुत सिंपल है। थ्योरी बोलता है जिस कंट्री के पास जो फैक्टर ज़्यादा अवेलेबल है वो उस कंट्री को उसे यूज़ करने वाले गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंडिया में लेबर रिलेटिवली अबंडेंट है, तो इंडिया गारमेंट्स, शूज़, टेक्सटाइल्स जैसे लेबर इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस या उसको एक्सपोर्ट कर सकती है। अब मान लीजिए कंट्री एक्स है के पास कैपिटल और एडवांटेज मशीनरी ज़्यादा है, वो मशीन्स, कैपिटल इंटेंसिव इक्विपमेंट जैसे गुड्स प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, जिसके पास जो चीज़ है वो ज़्यादा प्रोड्यूस भी करेगा, एक्सपोर्ट भी करेगा। तो यहाँ पे जो HO जो है, हेक्स्चर-ओहलिन, ये जो इंसान है वो फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी दे दिया। ठीक है, लेबर इंटेंसिव गुड्स, लेबर एबंडेंट मतलब लेबर इंटेंसिव गुड्स, कैपिटल एबंडेंट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। ठीक है, अब है नेक्स्ट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। इसको रेमंड वर्नन ने दिया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हेक्स्चर-ओहलिन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब प्रोडक्ट का भी लाइफ होता है। ठीक है, मान लीजिए स्मार्टफोन एक नया प्रोडक्ट है, पहले स्टेज में नया प्रोडक्ट, ठीक, नया प्रोडक्ट डेवलप्ड कंट्री में इन्वेंट या प्रोड्यूस होता है। ठीक, अब ग्रोथ, डिमांड बढ़ने लगता है स्मार्टफोन का। तीसरा स्टेज आता है मैच्योरिटी होता है उसका, प्रोडक्ट पॉपुलर हो गया और प्रोडक्शन स्टैंडर्डाइज होने लगा। चौथा स्टेज आता है उस प्रोडक्ट का, स्मार्टफोन का, कि प्रोडक्शन शिफ्ट होने लगता है, प्रोडक्शन कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हो सकता है। जैसे पहले प्रोडक्ट डेवलप्ड कंट्री अमेरिका में बना, डिमांड बढ़ा, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड हुआ, प्रोडक्शन लोअर कॉस्ट लोकेशन की तरफ शिफ्ट हुआ। तो वर्णन का ये दिया, रेमंड वर्नन ने ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी को दिया। अब फिर आते हैं नेक्स्ट, न्यू ट्रेड थ्योरी। ये क्या है? अब मान लीजिए एक कंपनी एयरक्राफ्ट बनाता है, एयरक्राफ्ट बनाने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक, अगर कंपनी 10 एयरक्राफ्ट बनाए, कॉस्ट पर एयरक्राफ्ट हाई। अगर कंपनी 10,000 एयरक्राफ्ट बनाए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन से एवरेज कॉस्ट कम हो सकता है। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और जो कंपनी मार्केट में पहले स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लेता है, उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है। ठीक, तो न्यू ट्रेड थ्योरीज जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल और फर्स्ट मूवर एडवांटेज से रिलेटेड है। ठीक, एक और है पोर्टर डायमंड। अब माइकल पोर्टर ने इसको दिया था। ठीक है, माइकल पोर्टर, एक सवाल है, कुछ कंट्रीज़ की कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट में इतनी कॉम्पिटिटिव क्यों होता है? पोर्टर बोलते हैं यहाँ पे कंट्री के इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर्स कंपनीज को कॉम्पिटिटिव बनाता है। ठीक है, जैसे डायमंड का 4 पॉइंट है, फैक्टर कंडीशन, डिमांड कंडीशन, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, फर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। पहला है फैक्टर कंडीशन, स्किल्ड लेबर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा होना चाहिए। ठीक, दूसरा है डिमांड कंडीशन, डोमेस्टिक कस्टमर की स्ट्रॉन्ग डिमांडिंग रिक्वायरमेंट्स होती है। तीसरा है रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, सप्लायर और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डोमेस्टिक फर्म स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी मतलब डोमेस्टिक कंपटीशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर किसी कंट्री में स्किल्ड वर्कर है, कस्टमर डिमांडिंग है, सप्लायर स्ट्रॉन्ग है, कंपनीज़ के बीच कॉम्पिटिटिव स्ट्रॉन्ग है, तो कंपनीज इम्प्रूव करेगी और ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बन सकता है। पोर्टर ने क्या दिया? डायमंड मॉडल दिया और बोला नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, अब एक बार पूरा शुरू से समझ लेते हैं इसको। मर्केंटलिज्म पहला आता है, ये क्या करता है? एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट कम।
दूसरा है एडम स्मिथ, जिसमें एफिशिएंट हो वही बनाओ। तीसरा रिकार्डो बोलता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो। चौथा एचओ मतलब हेक्सचर ओहलिन बोलता है जिस फैक्टर की एबंडेंस है उस फैक्टर इंटेंसिव गुड्स में स्पेशलाइज करो। वर्नन का कहना है कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल के साथ प्रोडक्शन लोकेशन बदल सकता है। न्यू ट्रेड थ्योरी कहता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन से एडवांटेज। और पोर्टर का कहना है कंट्री की कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इंडस्ट्रीज को स्ट्रांग बनाता है। ठीक, अब देखते हैं सेकेंडरी। बस नाम और बेसिक आइडिया याद कर रख लीजिए, ये तीन भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं है, बस इसको इम्पॉर्टेंट ही समझिएगा। ठीक है, एग्जाम यूजेस नेट के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहला है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, ट्रेड से फैक्टर प्राइसेस के डिफरेंसेस कम होने की टेंडेंसी। स्टॉपलर, सैमुअलसन, ट्रेड और फैक्टर रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेशन। रिब बकजिंस्की, फैक्टर इंडोमेंट बढ़ने पर फैक्टर इंटेंसिव गुड का आउटपुट बढ़ना। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ याद रखिएगा इंटरनेशनल बिजनेस में कि एडम स्मिथ क्या दिया था, एब्सोल्यूट एडवांटेज, रिकार्डो कंपैरेटिव एडवांटेज, हेक्सचर ओहलिन फैक्टर इंडोमेंट, लियोन टिफ पैराडॉक्स, वर्नन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पोर्टर डायमंड मॉडल। इसको याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह काम आएगा। ठीक है, थैंक यू।